वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण सहलग्नता को। ठीक है, ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता को समझेंगे, कंप्लीट लिंकेज को जानेंगे बहुत ही अच्छे से। पूर्ण सहलग्नता को समझने से पहले हम ये समझ लें कि सहलग्नता क्या होता है, तो हम पूर्ण सहलग्नता को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सहलग्नता में क्या होता है कि जब एक गुणसूत्र पर कुछ जीन होते हैं, क्या होता है, गुणसूत्र पर कुछ जीन पाए जाते हैं और वह जीन जब पास पास स्थित होते हैं, समीप स्थित होते हैं, तो वो एक लक्षण व्यक्त करते हैं लिंक होने का। मतलब कि पास पास होने पर वह लिंक्ड हो जाते हैं। उनका विनिमय होते समय, जीन विनिमय के समय पृथक्करण नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जैसे कि तैसे जिस फॉर्म में वह हैं उसी फॉर्म में वह वंशागत होते रहते हैं। तो हमें कोई नया रिकॉम्बिनेशन, नया कोई संयोग देखने को नहीं मिलता है। एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे हम ये मान लें कि ये एक जनन कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और गैमीट्स का निर्माण होगा। तो इस कोशिका में हम देख रहे हैं कि एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है जिसमें एक मातृ गुणसूत्र है और एक पितृ गुणसूत्र है। मातृ गुणसूत्र पर दो जीन जो कि पास पास स्थित हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और पितृ गुणसूत्र जिस पे दो जीन स्थित हैं, इनके ए और बी के समजात जीन स्थित हैं जो कि हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो जब यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो यह अपने अपने गुणसूत्रों की एक एक कॉपी बनाएगी। इस तरह से ये इन गुणसूत्रों की एक एक कॉपी बनेगी और फिर जीन विनिमय होगा। लेकिन चूंकि इस गुणसूत्र पर जो जीन हैं ये पास पास स्थित हैं, तो जब जीन विनिमय होगा, मतलब इन क्रोमेटिड के ये जो हिस्से आपस में विनिमय करेंगे, तो ये जो जीन है जो कि पास पास स्थित हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी या स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये एक साथ ही विनिमय करते हैं। मतलब एक साथ इनका विनिमय होता है। मतलब जब क्रोमेटिड के ये हिस्से टूट के एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी या स्मॉल ए और स्मॉल बी, इनका एक साथ विनिमय होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए से अकेला विनिमय नहीं करेगा, मतलब अकेला पृथक्करण नहीं होगा। बी से ए का पृथक्करण नहीं होगा, कैपिटल बी से कैपिटल ए का पृथक्करण नहीं होगा, ना ही कैपिटल ए का कैपिटल बी से पृथक्करण होगा। उसी तरीके से स्मॉल ए और स्मॉल बी ये भी एक दूसरे से पृथक नहीं होंगे क्योंकि ये आपस में समीप हैं, पास पास हैं। तो इस तरह से हमें चार युग्मक देखने को मिलेंगे जिसमें इस तरह का हमें जीनोटाइप देखने को मिलेगा। ये चार युग्मकों में यहाँ पर अगर विनिमय होता भी है तो कैपिटल ए बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए बी। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल ए बी की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल ए बी। मतलब यहाँ पर जो संयोग बनेंगे वो जनक कोशिका के समान ही रहेंगे क्रोमोसोम में। यहाँ पर कैपिटल ए बी या स्मॉल ए बी दो ही प्रकार के संयोग हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो स्मॉल ए बी होगा या कैपिटल ए बी। तो ये कहलाता है सहलग्नता। सहलग्नता में रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते हैं और अगर पृथक्करण होता है तो हमें इस प्रकार के संयोग देखने को मिलते हैं, जो कि सहलग्नता में हमें ये न्यू रिकॉम्बिनेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब पृथक्करण होता है तो यहाँ पर ये इस तरह के हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी में से एक इस कैपिटल बी का विनिमय हो जाए स्मॉल बी से, तो यहाँ पर कैपिटल ए और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल बी की जगह पर स्मॉल बी। यहाँ पर ये स्मॉल ए है, अगर यहाँ पर स्मॉल बी का विनिमय हो जाए कैपिटल बी से तो यहाँ पर एक नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें स्मॉल ए के साथ में जीन होगा कैपिटल बी। तो ये नए संयोग हैं जिसमें एक प्रभावी जीन है और एक दूसरा अप्रभावी जीन है।
ठीक है। इसको आपने देखा होगा जब हम मटर के पौधे पर प्रयोग करते हैं, मेंडल के जो प्रयोग हैं उसमें हमने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस देखा है। उसमें जब हम पृथक्करण देखते हैं तो नए नए संयोग हमें देखने को मिलते हैं। इवन जब हम मक्का में अपूर्ण सहलग्नता को देखते हैं तो उसमें भी कुछ % हमें न्यू रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलते हैं। तो पूर्ण सहलग्नता क्या है कि जब सहलग्न जीनों के अलग अलग रहने की संभावना ना हो तो हम इसे फिर पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। मतलब पृथक्करण की संभावना ना हो, पृथक्करण ना हो, पृथक्करण ना नहीं होगा तो कोई संयोग नहीं बनेगा, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, और जैसे जनकों के लक्षण थे वैसे ही संतति के लक्षण भी रहेंगे। उसमें कोई नई प्रजाति या नए रिकॉम्बिनेशन की संभावना नहीं होगी। तो हम इसको कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। लेकिन हमें कुछ चीज़ें ये भी जानना ज़रूरी है कि पूर्ण सहलग्नता प्रायः हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि प्रकृति ने मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन को बनाया है, उसको डिज़ाइन किया है। इसी कारण से डिज़ाइन किया गया है कि नए रिकॉम्बिनेशन बने, नए संयोग बने, नई प्रजातियों का निर्माण हो। और इसी कारण से ये जो विभाजन है, ये विभाजन इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है इस विभाजन का। पहले विभाजन सामान्य होता था, लेकिन धीरे धीरे नेचर ने इस तरह का विभाजन जनरेट किया, ओरिजिनेट किया, इवॉल्व किया कि नए रिकॉम्बिनेशन बने, नए विभिन्नताएं उत्पन्न हो जीवों में। तो ये तो प्रायः संभव नहीं है, और अगर ये संभव है तो हमें कहीं कहीं पर देखने मिलती है। जैसे कि नर ड्रोसोफिला में हमें पूर्ण सहलग्नता देखने को मिलती है, जिस पर प्रयोग किया था टी.एच. मॉर्गन ने। तो पूर्ण सहलग्नता हमें प्रायः देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सहलग्न जीनों का पूर्ण रूप से सहलग्नता प्रदर्शित करना संभव नहीं है, ठीक है। और टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग कहाँ किए थे? नर फलमक्खी पर किए थे, नर ड्रोसोफिला पर किए थे, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर भूरे रंग और अवशेषी पंख वाली एक ड्रोसोफिला का क्रॉस कराया जाता है काले रंग और लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला के साथ में, जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ड्रोसोफिला है जिसका रंग ब्राउन है और उसमें अवशेषी पंख हैं। दूसरा यहाँ पर काले रंग की ड्रोसोफिला है और यहाँ पर उसके जो पंख हैं वो लंबे हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के लक्षण हैं, एक तो भूरा रंग और अवशेषी पंख, और काला रंग और लंबे पंख। जब इसमें क्रॉस कराया जाता है इन दोनों ड्रोसोफिला में, तो यहाँ पर हमें एक ही प्रकार की संतति देखने को मिलती है, मतलब भूरा रंग और लंबे पंख। तो यहाँ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन ड्रोसोफिला में जिनमें क्रॉस कराया गया है, भूरा रंग और अवशेषी पंख, ये दोनों ही जो गुण हैं ये प्रभावी गुण हैं और इनके प्रभावी जीन इन ड्रोसोफिला में उपस्थित हैं। मतलब भूरे रंग का ही लक्षण हमें F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा है और लंबे पंख का लक्षण हमें F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भूरा रंग का जो जीन है वह प्रभावी जीन है और उसको हम कैपिटल से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो लंबे पंख वाला लक्षण है उसका जीन भी हमें प्रभावी मानना पड़ेगा, क्योंकि वह F1 जनरेशन में हमें व्यक्त हो रहा है, ठीक है ना। F1 जनरेशन में जो लंबे पंख वाला लक्षण व्यक्त हो रहा है भूरे रंग के साथ, तो इसका अर्थ है कि यह अवशेषी पंख वाले लक्षण पर प्रभावी है, जिसके कारण हम यहाँ पर कैपिटल L लिखते हैं इसको। तो ये काला रंग एक अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न हो रहा है, जो कि संयुग्मजी कंडीशन में यहाँ पर उपस्थित है, और अवशेषी पंख वाला जो लक्षण है ये भी एक अप्रभावी जीन के कारण यहाँ पर इस ड्रोसोफिला में व्यक्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर संयुग्मजी कंडीशन में उपस्थित है। तो जब हम इस F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं इसके अप्रभावी जनक के साथ में, जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, तो हमें पता चलता है कि इस ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता व्यक्त होती है। मतलब कि यहाँ पर ये जो जीन है कैपिटल G स्मॉल l या स्मॉल g कैपिटल L, ये लिंक्ड जीन है, ये सहलग्न जीन है, इनमें पृथक्करण नहीं होता। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 पीढ़ी के हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं
उसके अप्रभावी संयुग्मजी जनक के साथ में, मतलब भूरे रंग और लंबे पंख वाली जो फल मक्खी है जिसको हमने F1 पीढ़ी में प्राप्त किया, उसका क्रॉस हम उसके अप्रभावी संयुग्मजी जनक मतलब काले रंग और लंबे पंख वाली फल मक्खी से कराते हैं, जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो चूंकि इस जनक में हमें एक ही प्रकार का गैमीट देखने को मिलता है, क्योंकि इसके दोनों ही समजात गुणसूत्रों पर एक ही प्रकार के जीन हैं, स्मॉल जी कैपिटल एल, स्मॉल जी कैपिटल एल। तो एक ही प्रकार का गैमीट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के गैमीट हमें देखने को मिलेंगे इस हाइब्रिड में। दो से अधिक हो सकते थे अगर यहाँ पर जीनों में पृथक्करण होता, तो ये कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ पृथक होता तो हमें और एक नए प्रकार का गैमीट भी देखने को मिलता, जिसमें यहाँ पर स्मॉल जी स्मॉल एल होता या फिर कैपिटल जी कैपिटल एल होता। लेकिन चूंकि पृथक्करण नहीं हुआ है जीनों में, इस तरह से ये जो पृथक्करण है ये पृथक्करण नहीं हुआ है, जिसके कारण हमें केवल दो ही प्रकार के गैमीट देखने को मिलते हैं। और ये दो गैमीट जब इस गैमीट से संयोग करते हैं तो हमें इस तरह से समान अनुपात में ये देखने को मिलता है, जिसमें एक भूरी मक्खी है लंबे पंख है और एक काली मक्खी है लंबे पंख है, जो कि जनक के समान लक्षण। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोसोफिला में पूर्ण रूप से सहलग्नता व्यक्त हो रही है। F1 जनरेशन में तो हमें सहलग्नता व्यक्त होती है, मतलब F1 जनरेशन में तो विषम युग्मजी प्राप्त होता है, तो कोई नया रिकॉम्बिनेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तब भी हमें कोई नया रिकॉम्बिनेशन, नया संयोग देखने को नहीं मिल रहा है। कहने का अर्थ है इस हाइब्रिड में ये जो कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन करके गैमीट बनाती है, इसमें इन दोनों समजात गुणसूत्रों में जो जीन है कैपिटल जी स्मॉल एल या स्मॉल जी कैपिटल एल, ये लिंक्ड जीन है, सहलग्न जीन है। इनमें पृथक्करण की कोई गुंजाइश नहीं है, पृथक्करण नहीं होता है इनमें। कैपिटल जी स्मॉल एल से पृथक नहीं हो सकता है और स्मॉल जी कैपिटल एल से पृथक नहीं हो सकता है, जिसके कारण हमें यहाँ पर कोई भी नए रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ड्रोसोफिला में पूर्ण रूप से सहलग्नता पाई जाती है।